हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर अगेन। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर के कंटेंट्स क्या क्या हैं। तो फर्स्ट है इसके अंदर मोटर डेवलपमेंट एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट। सेकंड है एक्सरसाइज गाइडलाइंस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और थर्ड है कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज एंड करेक्शन। ये तीनों ही टॉपिक आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो कि है मोटर डेवलपमेंट एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि मोटर डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। तो मोटर डेवलपमेंट के अंदर मेनली दो चीजें आती है। सबसे पहला आता है इसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ मूवमेंट्स, यानी हमारी डिफरेंट मूवमेंट्स का डेवलप होना, जैसे बैठना, उठना, खाना, पीना, सारी मूवमेंट्स का। सेकेंड आता है वेरियस मोटर एबिलिटीज का डेवलप होना। ये दोनों ही मिलके पूरा मोटर डेवलपमेंट करती है। अब ये मोटर डेवलपमेंट किस पीरियड के अंदर होगा? तो ये बच्चे के बर्थ लेने से जब तक वो डाई नहीं हो जाता तब तक उसका मोटर डेवलपमेंट चलता ही रहता है। तो ये कभी भी खत्म होने वाला कोई प्रोसेस नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट। तो मोटर डेवलपमेंट के मेनली दो टाइप है। फर्स्ट है हमारे पास ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, जिसके अंदर मेनली लार्ज मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और लार्ज मसल के इन्वॉल्वमेंट वाली सारी मूवमेंट्स का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो बड़े मसल्स को बड़े सिग्नल्स देके के उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा और वो बेसिक मूवमेंट फॉर्म करेंगे, जैसे वॉक करना, रन करना, स्प्रिंट करना, क्लाइंब करना। ये सारी मूवमेंट्स को ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के अंदर डाला जाता है। सेकेंड जो आता है वो आता है हमारे पास फाइन मोटर डेवलपमेंट, जहां पे बहुत ही ज्यादा प्रिसीजन की जरूरत होगी। उसके अंदर हमारी स्मॉल मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, जहां पे जैसे मैं राइट करना, तो राइट करने में केवल और केवल मेरी हाथ की उंगलियों की मसल्स यूज हो रही है, पूरा आर्म भी यूज नहीं हो रहा। ठीक है, जहां पे प्रिसीजन वाला काम है वहां पे हमें बहुत फाइन जो काम है, तो वहां पे हमारा फाइन मोटर डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है। इसके अंदर कटिंग करना, राइटिंग करना, होल्डिंग करना, ये बहुत ही प्रिसाइज मूवमेंट वाली चीजें, वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर मोटर डेवलपमेंट किन किन स्टेजेस में होता है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले अर्ली चाइल्डहुड वाले स्टेज पे, तो इस स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर बहुत ही तेजी से मोटर डेवलपमेंट होने वाला है। वो कई सारी मोटर स्किल्स को सीखने वाला है, जैसे कि जंप करना, रन करना, थ्रो करना। ठीक है, वो एफिशिएंट हो जाएगा लैडर्स चढ़ने के अंदर। वो बेसिक चीजें, बेसिक गेम्स की तरफ और ज्यादा आकर्षित हो सकता है। इस टाइम पे उनको जिम्नास्टिक्स जैसे गेम्स के इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, वो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ओके, इस टाइम पे बच्चे का जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है वो होता है हमारे आंखों का हमारे हैंड के साथ कोऑर्डिनेशन, यानी मैं देख के किस तरीके से मूवमेंट कर रहा हूं। तो वो जो कोऑर्डिनेशन है ना, वो सबसे ज्यादा डेवलप होता है इस स्टेट के अंदर। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास मिडिल चाइल्डहुड स्टेट। यहाँ पे बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो चुका है, अब वो और ज्यादा चीजें सीखने की कोशिश करेगा। जो उसको बेसिक मूवमेंट्स आ गए थे, अब उसमें और ज्यादा क्लैरिटी लेके आएगा और ज्यादा डिफाइन करने की कोशिश करेगा। अपना पोस्चर बनाना, एक प्रॉपर पोस्चर के अंदर रहना, बॉडी का बैलेंस मेंटेन करके रखना, मूवमेंट के अंदर और एफिशिएंसी आना। ठीक है, थ्रो करना, हॉप करना, स्किप करना, ऐसी मूवमेंट्स को सीखना। साथ ही साथ वो सिंक्रोनाइजेशन वाली मूवमेंट, जहां पे हमारा कोऑर्डिनेशन होगा हमारे पूरी बॉडी के साथ। ठीक है, जैसे डांस करना, तो डांस करने के अंदर हमारा पूरा कोऑर्डिनेशन बनता है ना पूरी बॉडी का, तो वो सिंक्रोनाइजेशन करना, ऐसी ऐसी चीजें का डेवलपमेंट होता है हमारा मिडिल चाइल्डहुड स्टेट के अंदर। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास लेट चाइल्डहुड स्टेट। यहाँ पे बच्चों का सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है। सेक्सुअल मैच्योरिटी मतलब उनके जेनेटिकल्स का इंप्रूव होना, ठीक है, डेवलप होना और भी ज्यादा चीजें। ठीक है, साथ ही साथ अब वो बच्चे बड़े हो गए तो वो कॉम्प्लेक्स मोटर एबिलिटीज के अंदर जाएंगे। ठीक है, उनको बेसिक मूवमेंट्स आ गया था, अब और जितना भी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है ना, जो ट्रेनिंग वाला पार्ट हो जाता है, यहाँ पे ट्रेनिंग वाला पार्ट के अंदर वो बहुत ज्यादा एम्फेसाइज हो जाएंगे। यहाँ पे ही ये एक ऐसा स्टेट है जहां पे लड़कों और लड़कियों के स्ट्रेंथ के अंदर डिफरेंसेस देखना स्टार्ट हो जाओगे।
क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही डेवलपमेंट इस स्टेट के अंदर होंगे। इस स्टेट के अंदर मेनली हमारा स्ट्रेस जो जाता है वो जाता है स्किल डेवलपमेंट पे, क्योंकि मूवमेंट आ चुकी है अब उसकी, अब उसको और ज्यादा कितनी अच्छी तरीके से क्लैरिटी लाके उसको स्किलफुल बनाया जा सकता है। तो ये आता है हमारा इस वाले के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके अंदर फैक्टर अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि मेरी मोटर डेवलपमेंट को इफेक्ट कर सकती है। तो सबसे पहला इसके अंदर आता है हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर, हमारा बॉडी का फॉर्मेशन कैसा है, ठीक है, हमारा कोऑर्डिनेशन कैसा होगा, क्या हमारी बॉडी अच्छे तरीके से, हमारा नर्वस सिस्टम क्या उतना स्ट्रांग है कि नहीं है। तो ये सारे जो बायोलॉजिकल फैक्टर है वो हमारा बहुत एम्फेसाइज करेगा। सेकंड आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी हमारा आसपास का माहौल कैसा रहा, क्या बच्चों को शुरुआत से ही उनको मतलब थोड़ा सिखाने की तरफ मोटिव रहा, ठीक है, तो उनको बोलना सिखाना, बार बार पोर्ट्रे करना उनके सामने अलग अलग चीजें, ताकि वो जल्दी लर्न कर सके, ठीक है। थर्ड आता है न्यूट्रिशन लेवल, अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन लेवल होगा तो बच्चा अपने आप ही डेवलप करेगा। फिजिकल एक्टिविटीज में कितना इन्वॉल्वमेंट रहा, अपॉर्चुनिटीज उसे कितनी मिली, ठीक है। सेंसरी इंपेयरमेंट तो नहीं है कोई, अगर इंपेयरमेंट नहीं होगा तो अच्छा कोऑर्डिनेशन बन पाएगा, उसका अच्छा मोटर डेवलपमेंट होगा। पोस्चरल डिफॉर्मिटी तो नहीं है, अगर पोस्चर उसका अच्छा है तो ओवरऑल जो मोटर डेवलपमेंट है वो भी अच्छा ही होगा, ठीक है। और ओबेसिटी या किसी भी टाइप की कोई भी बीमारी ना हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके अंदर पार्ट 2 जो कि है एक्सरसाइज गाइडलाइंस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हम जानेंगे कि कैसे कैसे हम एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं और क्या क्या हमारे पास ग्रोथ और डेवलपमेंट की स्टेजेस है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं और बताता हूं आपको कि स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है हमने उसको क्लासिफाई कर रखा है कई ग्रुप्स के अंदर। तो फर्स्ट आता है हमारे पास इन्फेंसी स्टेज जिसमें 1 से 2 साल के बच्चे, अर्ली चाइल्डहुड जिसमें 3 से 7 साल के बच्चे, लेट चाइल्डहुड जिसमें 8 से 12 साल के बच्चे, एडोलसेंस यानी जिसमें 13 से 19 साल के बच्चे, और अडल्टहुड जिसमें 19 साल से बड़े बच्चे आते हैं। हम बारी बारी से बात करेंगे सबके बारे में और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इन्फेंसी वाले से। इन्फेंसी यानी बच्चे जिसमें 1 से 2 साल की उम्र के बीच के अंदर आते हैं। अब इन बच्चों को मैं किस टाइप की ट्रेनिंग करवा सकता हूँ, किस टाइप की एक्सरसाइजेस करवा सकता हूँ। यहाँ पे है ना, हमें किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप की एक्सरसाइजेस पे एम्फेसिस नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको सिखाना चाहिए और ओवरऑल उसका ग्रोथ होने देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बच्चा बेसिक चीजों के बारे में सीखे, जैसे अपना हेड को कंट्रोल करना, कैसे सिट बैठते हैं वैसा, कैसे क्रॉल करते हैं वैसा, ठीक है, और अपने आर्म्स और लेग्स का मूवमेंट करना, थ्रो करना, कैच करना, किक करना, ऐसी बेसिक चीजों का जो मूवमेंट है वो इन्फेंसी वाले स्टेट के अंदर बच्चे सीख जाते हैं। उसके बाद जो आता है हमारा नेक्स्ट आता है अर्ली चाइल्डहुड स्टेट। यहाँ पे बच्चे 3 से 7 साल की उम्र के बीच के होते हैं। अब यहाँ पे उनकी और जो मूवमेंट्स है, जो स्किल्स है, उनका डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे बच्चों को अगर मैं पार्टिसिपेट करवा सकता हूँ, लेकिन compete मत करवाओ, बच्चों को पार्टिसिपेट करवाओ अलग अलग चीज में, लेकिन कंपटीशन वाली चीज अभी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ओवरऑल उसको एंजॉय करना चाहिए एक्टिविटी को। यहाँ पे कई सारी मोटर एबिलिटीज डेवलप हो गई, जैसे हमारा कोऑर्डिनेशन डेवलप होना, ठीक है। इस स्टेट के अंदर मैं बच्चों को 1 से 2 घंटे की एक्सरसाइजेस करवा सकता हूँ, ठीक है। इन्फेंसी में कोई एक्सरसाइज नहीं करवानी, उसको अपने आप करने दो, ठीक है, क्योंकि प्रेशराइज नहीं करते। और अर्ली चाइल्डहुड के अंदर मैं थोड़ा सा उनको एम्फेसाइज करके करवा सकता। बच्चों को थोड़ा सा अवॉइड रखो टीवी प्रोग्राम्स वगैरह से, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटे बच्चे हैं ना, तो उनकी आईज वगैरह पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। सेकेंड आता है हमारे पास इसके अंदर लेट चाइल्डहुड स्टेट, यानी 8 से 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए। अब इसके पीरियड के अंदर उनका बॉडी पे कंट्रोल तो आ चुका है, अब उसको और ज्यादा इफेक्टिव वे में कैसे इंप्रूव किया जा सके, तो यहाँ पे मैं प्रॉपर ट्रेनिंग करवा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ट्रेनिंग का जो टाइम पीरियड है वो भी बढ़ जाएगा, इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, और इसी टाइम पीरियड से वो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के अंदर भी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। स्ट्रैटेजीज को डेवलप करना, टैक्टिक्स बनाना, ठीक है, स्पोर्ट्स के अंदर जो अलग अलग टेक्निक्स यूज होते हैं उनके बारे में जानना, ऐसी चीजें ना बच्चा खुद डेवलप करेगा इस स्टेट के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब अगले, जो कि है हमारे पास एडोलसेंस, यानी 13 से 19 साल की उम्र के बच्चे। यहाँ पे हम मॉडरेट टू वाइग्रस, ठीक है, मतलब बिल्कुल इंटेंस जो एक्टिविटी होती है वैसे हम करवा सकते हैं। 1 घंटा कम से कम उसको रोज ट्रेनिंग करवाओ,
अब इस टाइम पीरियड पे उसके मसल्स का डेवलप होना, बोन स्ट्रेंथ का डेवलप होना, ऐसी चीजें होगी। ठीक है, अब मसल्स वगैरह डेवलप तब होगा जब उसका प्रॉपर ट्रेनिंग फॉलो किया जाए। ठीक है, तो मसल ट्रेनिंग हफ्ते में 3 दिन एटलीस्ट होना चाहिए, और रेसिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है या वेट ट्रेनिंग करनी है जो कि डंबल यूज करके होता है, जिसकी वजह से उसका ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छा होगा, उसका बोन डेंसिटी इंप्रूव होगा, उसका मसल्स का साइज इंप्रूव होगा। ठीक है, स्टेमिना बिल्डिंग वाली चीजें भी हम इस यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे साइकिलिंग, स्विमिंग, ऐसी चीजें। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके अंदर अडल्टहुड, जो कि 19 साल से बड़े बच्चे हैं। अब 19 साल से बड़ों के लिए पूरा सब कुछ अब खुल चुका है। अब उनको जैसा ट्रेनिंग करवाना है वैसे करवाओ, जो ट्रेनिंग करवानी है वैसी करवाओ, इंटेंसिटी बढ़ाओ, डबल ट्रेनिंग करवाओ, दिन में 2-2 बार करवाओ, सब चलेगा, बस ओवर ट्रेन नहीं करना। ओके, नेक्स्ट आता है अब इसके अंदर हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइजेज ऑन चिल्ड्रन। अगर बच्चे एक्सरसाइजेज करते हैं प्रॉपरली तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। वो बिल्ड करेंगे हेल्दी मसल्स, उनका डाइजेस्टिव प्रोसेस अच्छा होगा, एनर्जी लेवल इंप्रूव होगा, उनका कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होना, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, यानी हमारे नर्वस सिस्टम का हमारे मसल्स के साथ जो कोऑर्डिनेशन है उसका इंप्रूव होना, स्ट्रेंथन करेगा हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट को, और कंट्रोल करेगा उनका वेट को, ब्रेन का फंक्शनिंग को इंप्रूव करेगा, रिस्क और डिजीजेस से बचाएगा, जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करना, उनकी स्ट्रेंथ इंप्रूव करेगा, पोस्चर अच्छा मेंटेन करने में हेल्प करेगा, और उसकी मसल्स और बोन्स को भी डेवलप करेगा। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स है एक्सरसाइजेस के बच्चों के ऊपर, तो बच्चों को भी एक्सरसाइजेस करवानी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास पोस्चरल डिफॉर्मिटीज एंड करेक्शन। अब यहाँ पे हम डिफरेंट पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा पोस्चरल डिफॉर्मिटी होता क्या है। एक बॉडी का पोस्चर होता क्या असल में, तो एक बॉडी प्रोपोर्शनेटली डेवलप होती है हमेशा। ठीक है, लेकिन अगर हमने मतलब अगर कुछ गलत एक्सरसाइजेस वगैरह ना करें तो हमारी बॉडी प्रोपोर्शनेटली ही डेवलप होगी। लेकिन हमारे लाइफस्टाइल ऐसा है ना जिसकी वजह से हमारा पोस्चर खराब हो जाता है। जैसे फोन चला रहे तो झुक के रहना, तो ऐसा पोस्चर खराब हो गया, बैठ रहे तो प्रॉपरली ना बैठना, ऐसे ढीले होके बैठ जाना, तो ऐसी चीज़ों से है ना हमारा पोस्चर खराब होता है। तो पोस्चर को अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमें कोई दिक्कतें ना हो। ठीक है, अब डिफॉर्मिटी, पोस्चरल डिफॉर्मिटी क्या है, हमारा जो एक्यूरेट पोस्चर है, जिस तरीके से हम बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, ठीक है, वो पोस्चर का एक्यूरेट ना होना या प्रोपोर्शनेट ना होना, वो पोस्चरल डिफॉर्मिटी कहलाता है। अब हम कुछ पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के बारे में जानते हैं। फर्स्ट आता है इसके अंदर स्पाइनल कर्वेचर, जो स्पाइन से रिलेटेड वाली चीजों के बारे में होगा। सेकंड आता है इसके अंदर फ्लैट फुट, जो हमारा फीट्स होते हैं वो जब बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं ग्राउंड से, तो उसके ऊपर वो होता है बात। थर्ड आता है बो लेग्स, यानी अब उसके लेग्स जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट ना होके तो ऐसे कर्व से है। ठीक है, आउटवर्ड कर्व से। ठीक है, नॉक नी, जहाँ पे हमारी नी टकराती है और फीट अपार्ट रहता है, और राउंड शोल्डर, यानी शोल्डर्स का राउंड होना, मतलब लर्चिंग ऑफ शोल्डर्स वगैरह। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना स्पाइनल कर्वेचर की दिक्कत काइफोसिस से। तो काइफोसिस एक ऐसी परेशानी है जिसके अंदर बॉडी का जो पोस्चर है ना, जो स्पाइन है, ठीक है, वैसे नॉर्मल पोजीशन ऐसा होता है, लेकिन इसके अंदर ना वो कर्व हो जाएगा 50 डिग्री से ज़्यादा। जब वो 50 डिग्री से ज़्यादा कर्व हो जाता है तो वो काइफोसिस कहलाता है। अब ये ना बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि इस दिक्कत के अंदर जो उसका चेस्ट कैविटी है अब वो श्रिंक हो चुकी है, तो उसको सांस लेने में दिक्कत आएगा। अब उसका स्पाइन नीचे की होने की वजह से उसको सर्वाइकल का दिक्कत आ सकता है, और ऐसी ऐसी बहुत सारी परेशानियों को उसको फेस करना पड़ सकता है। अब जानते हैं कि ये काइफोसिस जो है इसके होने के कारण क्या है, किन कारणों की वजह से हो सकता है। तो हमारा न्यूट्रिशन का प्रॉपर ना होना, हम ज़्यादा लोड उठा के चलते हैं जब बैक पे, तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। प्रॉपर फर्नीचर ना होना, फर्नीचर अगर हमारा ख़राब होगा तब भी इसके होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। मसल्स का वीक होना है, जो काइफोसिस है उसके अंदर सबसे मेन रीज़न होता है हमारी बैक की मसल का कमज़ोर होना। बैक की मसल अगर सही होगी तो वो श्रिंक करके रखेगी, इसको खींच के रखेगी अपनी तरफ। ठीक है, बेंड वॉक करते हुए ऐसे झुक के रह चलना, ठीक है,
ये सारी दिक्कतें हैं काइफोसिस की, इन्हीं की वजह से काइफोसिस किसी पर्सन को हो सकता है। अब हम बात करेंगे अगर प्रिकॉशंस की, तो क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक हम करेक्ट पोस्चर के अंदर रहें, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनो, बहुत ज़्यादा टाइट क्लोथ्स मत पहनो, सूटेबल फर्नीचर को यूज़ करो और करेक्ट मैनर के अंदर एक्सरसाइजेस करो, ठीक है। अगर किसी को हो गया है तो क्या करे ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से उसका काइफोसिस ठीक हो जाए। तो सबसे पहला काम उसको करना है क्या, जब वो सोता है ना तो उसको पिलो का यूज़ करना है, ठीक है, पिलो यूज़ करना है। सेकेंड चीज़ वो कर सकता है, स्विमिंग कर सकता है, कुछ आसन्स को परफॉर्म कर सकता है और जो उसकी वीक मसल्स है उनके स्ट्रेंथनिंग पे काम कर सकता है ताकि उनकी मसल स्ट्रेंथन हो जाए और वो दोबारा से अपनी एक करेक्ट पोस्चर के अंदर वापस आ जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी अगली परेशानी जो कि है हमारे पास लोडोसिस। लोडोसिस एक ऐसी परेशानी है जिसके अंदर जो उसका ये जो बैक वाला पोर्शन है ये क्या होगा, ये ऐसे कर्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा कर्व आ गया ना, दैट इज लोडोसिस। अब अगर मैं इसकी परेशानियों के बारे में और बताऊं तो इसको एंटीरियर पेल्विक टिल्ट बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो पेल्विक मसल था वो अंदर की तरफ टिल्ट हो चुका है। ये जो जनरली है ना, ये लड़कियों के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, खास करके मॉडल्स के अंदर, और वो जानबूझ के चाहते भी ऐसा क्योंकि इस पोस्चर की वजह से उनका जो बम्स का साइज होता है वो ज़्यादा बड़ा दिखता है, ओके। तो अगर नॉर्मल लेवल से ज़्यादा बेंड हो जाता है अंदर की तरफ तो उसको लोडोसिस बोला जाता है, ओके। अगर मैं बात करूं कि ये किस रीजंस की वजह से अराइज हो सकता है, तो प्रॉपर बैलेंस डाइट का ना लेना, ठीक है, हमारा मसल का प्रॉपरली डेवलप ना होना, प्रोपोर्शनेटली अगर वर्क ना करोगे मसल पे तो ज़्यादा ओबेसिटी होगा इस वजह से, या स्पाइनल डिजीज की वजह से ये अराइज हो सकता है। अगर मैं बात करूं क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तो अवॉइड करो एक खराब खाने को, ठीक है, अच्छी डाइट लो, अच्छे कंफर्टेबल कपड़े पहनो। ऐसा हाई हील्स पहनने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करोगे तो इससे बचा जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारे पास अगर मैं बताऊँ रेमेडीज की, तो अपनी है ना टो टचिंग वाली एक्सरसाइजेस करो, ठीक है, सिटअप्स करो, ठीक है, अपने हिप मसल को रिलीज करो, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोडोसिस ठीक हो सकता है, ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके अंदर स्कोलियोसिस। आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। स्कोलियोसिस एक ऐसी परेशानी है जिसके अंदर जैसा हमारा बैक हमारा स्ट्रेट है ना, उनके अंदर ना मतलब ऐसा टिल्ट सा रहेगा, ठीक है, मतलब एक स्ट्रेट पोर्शन के अंदर नहीं होगा, उनका कुछ ना कुछ ऐसा एक तरफ से टिल्टेड होगा। एक टिल्टेड होने की वजह से उनका जो बैक जो होता है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में नहीं रहता, ये ऐसा कुछ ना कुछ कर्व सा होगा। तो ये जनरली अराइज होता है बहुत सारी दिक्कतों की वजह से। अगर इसके मेन रीजंस बताऊं किस रीजंस की वजह से ये अराइज होता है, तो फर्स्ट आता है इसके अंदर कि भाई या तो बिल्कुल बर्थ से हो रखा हो, या तुम एक तरफ बहुत ज़्यादा हैवी लोड लेते हो जिसकी वजह से तो अब तुम्हारी आदत ही बन चुकी है कि अब तुम ऐसे चलोगे, ठीक है। वियर टियर ऑफ स्पाइन, यानी स्पाइन का अगर हम प्रॉपरली ध्यान नहीं रखेंगे तो उनकी वजह से भी ये अराइज हो सकता है। इम्प्रॉपर सूटेबल फर्नीचर का यूज़ ना करना, ओके। तो अगर मैं बात करूं कि क्या चीज़ों को मैं ध्यान रखूं जिसकी वजह से ये ना होगा, तो एक तरफ हैवी लोड लेके मत चलो, प्रॉपर मेंटेन करके रखो पोस्चर को, ठीक है, और कोशिश करो कि अवॉइड करो हैवी लोड्स को उठाना, ठीक है। प्रॉपरली मसल्स का एक्सरसाइजेस करो तो जिनकी वजह से आप इसके एक प्रॉपर फॉर्म को मेंटेन कर पाओगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसको हो चुकी है तो उसके लिए क्या रेमेडीज है, वो क्या चीज़ें कर सकता है, तो जो इम्बैलेंस हुआ है उसके ऊपर काम करे इस तरीके से कि यहाँ के मसल्स को रिलीज किया जाए और यहाँ के मसल्स को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए ताकि वापस से बैलेंस पोस्चर के अंदर आया जा सके। साथ ही साथ स्विमिंग जैसी चीज़ें को अपनाया जा सकता है और कुछ आसनों को परफॉर्म किया जा सकता है जैसे कि त्रिकोण आसन और अर्धचक्र आसन, ठीक है। ये दोनों ही आसन बहुत हेल्पफुल रहते हैं हमारे स्कोलियोसिस वाली दिक्कत के अंदर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर हमारा फ्लैट फुट एक ऐसी परेशानी है जिसके अंदर हमारे जो फुट का जो ऐसा कर्व्स आता है ना, देखा होगा शूज के अंदर भी ऐसा कर्व्स होता है, जब हम पैर रखते हैं तो हमारा ऐसा कर्व सा बनता है, तो वो कर्व जो है ना वो खत्म हो जाता है, वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है।
अब जिसकी वजह से क्या होगा, उनका ग्रिप नहीं बनेगा प्रॉपर, नी वाली दिक्कतें हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। अब ये फ्लैट फुट का रीज़न क्या है कि किन कारणों की वजह से ये हो सकता है? या तो हमारी मसल्स वीक है, या हम बहुत ज़्यादा ओबीस हो चुके हैं जिसकी वजह से वो जो गैप था ना वो भी फैट की वजह से कवर हो चुका है पूरा। इम्प्रॉपर शूज़ का पहनना, अच्छे शूज़ का ना यूज़ करना, या बहुत ज़्यादा हैवी लोड्स लेना लंबे लंबे टाइम तक, तो ये कुछ रीज़न है फ्लैट फुट के। अब फ्लैट फुट से अगर मैं बात करूं कैसे, मतलब क्या प्रिकॉशंस लो ताकि फ्लैट फुट ना हो मुझे, तो प्रॉपर शूज़ का यूज़ करो, ओबेसिटी को अवॉइड करो, हेल्दी वेट को मेंटेन करके रखो, हाई हील शूज़ पहनना, ये सब जब चीज़ें अवॉइड की जाएगी तो फ्लैट फुट जैसी परेशानियों को फेस नहीं करना पड़ेगा। अब अगर हो गई है किसी को तो वो क्या करे? ठीक है, तो हील वॉक करना, अपने हील के सहारे चलते रहना, तो ये बहुत इम्प्रूव करता है आपका फ्लैट फुट की दिक्कतों को दूर करने के लिए। वेट को लूज करो, स्किपिंग रोप का यूज कर सकते हो। ठीक है, मेनली मतलब हमारे जो फीट के जो मसल्स है ना उसको स्ट्रॉन्ग करना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो दिक्कत आती है वो आती है नॉक नीज। नॉक नीज एक ऐसी परेशानी है जिसके अंदर पर्सन के जो नीज होते हैं वो नीज का होता है आपस में ऐसे टकराते हैं, और जबकि उसके जो फीट होंगे वो अपार्ट रहेंगे। ठीक है, तो नीज का ऐसे टकराना, और जबकि फीट जो है वो उसके दूर दूर है, तो इसको नॉक नीज बोला जाता है। अब ये जो नॉक नीज है, अगर मैं इसके कॉजेज बताऊं तो प्रॉपर डाइट का ना लेना, प्रॉपर न्यूट्रिशंस का ना होना उनकी बॉडी के अंदर, क्रॉनिक इलनेस होना, ओबेसिटी ज़्यादा होना, या हैवी लोड्स उठाना बचपन की उम्र में। तो बचपन में जब हैवी लोड्स डाला जाता है, जिनके बच्चों की जो सॉफ्ट बोन्स होती है वो बेंड हो जाती है, जिसकी वजह से बोल एक्स या नॉक नीज जैसी परेशानियां हो सकती है। अब मैं बात करूं प्रिकॉशंस की, किन चीज़ों का मैं ध्यान रखूं तो नॉक नीज ना होगा, तो बैलेंस डाइट खाओ, प्रॉपर विटामिन डी लो, और अवॉइड करो बच्चों से अर्ली एजेस में वॉक करवाना या कोई भी ऐसी चीज़ें करवाना। ठीक है, नेक्स्ट जो है अगर मैं बात करूँ रेमेडीज़ की, अगर हो गया तो क्या करो, तो हॉर्स राइडिंग इसके लिए बहुत इफेक्टिव साबित होता है। पद्मासन और गौमुख आसन जैसे आसन कर सकते हो, कॉड लिवर ऑयल का यूज़ करो, और प्रॉपरली विटामिन डी लो। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट परेशानी के बारे में जानते हैं जो कि है बोल एक्स। बोल एक्स के अंदर जो हमारे नीस है वो तो दूर रहते हैं, और लेकिन जो फीट होंगे ना वो आपस में टच होंगे, तो एक ऐसा कर्व सा बन जाता है, मतलब जस्ट ऑपोजिट है नॉक नीज का। ठीक है, तो ये भी रीजंस इनके सेम है कि हमारे न्यूट्रिशन का कमी होना, हमारे बोन्स का सॉफ्ट होना, हमें प्रॉपर विटामिन डी ना मिलना, अर्ली एजेस के अंदर ज़्यादा वॉक करवाना, तो इन रीजंस की वजह से बो लेग भी हो सकता है, या तो नॉक नीज हो सकता है या तो बो लेग हो सकता है। ठीक है, प्रिकॉशंस के लिए सेम प्रिकॉशंस जो हमने नॉक नीज के लिए अपनाए थे कि भाई प्रॉपरली डाइट मेंटेन करो। ठीक है, एक अच्छी डाइट लो, और ओबेसिटी से दूर रहो। ठीक है, अर्ली एजेस के अंदर बहुत ज़्यादा खुद को प्रेशराइज मत करो किसी भी एक्टिविटी के लिए। ओके, रेमेडीज, अब क्या किन चीज़ों का सहारा लिया जा सकता है इसको ठीक करने के लिए? एक प्रॉपर डाइट का लेना, टो वॉक करना, हील वॉक करना, साथ ही साथ अपनी इनर थाइस पे काम करना। ठीक है, विटामिन डी का लेना, तो ये सारी जब चीज़ें लोगे तो आपको बो लेग जैसी दिक्कतों को भी आप दूर कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास राउंड शोल्डर्स। अब राउंड शोल्डर से एक ऐसी परेशानी है जिसके अंदर हमारे शोल्डर जो होंगे ना वो ऐसे राउंड शेप के हो जाएंगे। ठीक है, मतलब लर्च भी हो जाएंगे, ऐसा जो ये राउंड सा आ जाना, दैट इज राउंड शोल्डर्स। अब ये रीजंस क्या है इसके होने के कि भाई हम बैठते हैं ना गलत पोस्चर में बैठते हैं, ऐसे ऐसे बैठे रहेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर पोस्चर को मेंटेन करके हमें बैठना चाहिए, वॉक करते टाइम, बैठते टाइम, खाते पीते टाइम, कैसे भी। ठीक है, एक प्रॉपर पोस्चर को मेंटेन करके रखो। इम्प्रॉपर फर्नीचर का यूज़ करना, जितनी भी स्पाइन रिलेटेड दिक्कत है, शोल्डर रिलेटेड दिक्कत है, ये सारी की सारी हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल के खराब होने की वजह से होता है। ठीक है, हमारा लाइफस्टाइल का खराब होना, इसी की वजह से ये सारी दिक्कतें अराइज होती है। ठीक है, प्रिकॉशंस बोलूँ तो मैं बताऊंगा कि भाई एक प्रॉपर पोस्चर को मेंटेन करके रखो, टाइट क्लोथ्स को पहनना अवॉइड करो, कंफर्टेबल फर्नीचर पे का यूज़ करो। रेमेडीज, अगर किसी को हो गया तो क्या करो, अब ये दिक्कत ऐसी है जिसके अंदर शोल्डर ऐसे लटक जाते हैं। ठीक है, तो हमें काम करना पड़ता है हमारे ट्रेपीजियस की मसल पे, ताकि ये वापस से इसको खींच पाए अपनी तरफ, और रिलीज करानी पड़ती है हमारी पेक्टोरलिस यानी चेस्ट की मसल को। ठीक है, और चक्र आसन और धनुरासन जैसे आसन कर सकते हो, तो जिनसे भी रेमेडी मिलने का आसार रहेगा। तो बस इतना ही था इस वीडियो के अंदर। आई होप कि आप सभी को समझ आया होगा।
सो ये है हमारा अपकमिंग वीडियो और आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट को। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे कनेक्टेड।